देखो कल क्या है अपन ने पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है। एक बार थोड़ा बहुत वापस रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है ना। क्लास बनाई हमने, क्लास के अंदर डेटा मेंबर डिक्लेयर किए, डेटा मेंबर के बाद में हमने मेंबर फंक्शन बनाए थे पहले। ठीक है ना। अब क्या होता है कि जब हम क्लास बनाते हैं तो क्लास का इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो ऑब्जेक्ट से होता है। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जब हम बनाते हैं तब क्या होता है कि क्लास के डेटा मेंबर क्लास के डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस को क्लास के डेटा मेंबर्स को मेमोरी अलोकेट होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब डिक्लेयर होता है तब वो मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। क्लास बनने से मेमोरी नहीं मिलती है, जब वो ऑब्जेक्ट बनेगा तब उसको मेमोरी अलोकेट होगी उन डेटा मेंबर्स को। ठीक है ना। तो समझने वाली बात यह कि जब हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, अगर हमें उस समय कोई वैल्यूज इन डेटा मेंबर्स को देनी है विदाउट यूजिंग मेंबर फंक्शन को यूज किए बिना, यूजर से इनपुट कराए बिना, अगर हमें कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी है डेटा मेंबर्स के अंदर, यानी कि इन वेरिएबल्स के अंदर, इन दैट केस वी हैव टू मेड सम कंस्ट्रक्टर ओवर देयर। ठीक है ना। तो जब हम कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तब भी क्या होता है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जो इसका इंटरनल कंस्ट्रक्टर होता है, वो ऑटोमेटिकली कॉल होके इन डेटा मेंबर्स को मेमोरी अलोकेट करता है। वैल्यू वो नहीं डालेगा लेकिन इनको मेमोरी एलोकेट करेगा, यानी कि इस रोल नंबर को 2 बाइट एलोकेट करेगा, इसको 20 बाइट एलोकेट करेगा, इसको 4 बाइट एलोकेट करेगा। लेकिन अगर उसके एलोकेशन के साथ ही उनमें कुछ वैल्यू सेट करनी है तो हमें कंस्ट्रक्टर बनाने होते हैं। ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्टर जब हम बनाते हैं तो उसकी मैंने कल बताया था कि उसका नाम जो होगा क्लास के इक्वल होगा, उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी। और अगर हम कोई पैरामीटर पास नहीं करते हैं तो वो होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और अगर हम पैरामीटर पास करते हैं तो वो होता है आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो इसको हम बोलेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है। तो जिसमें हम कोई पास नहीं करे तो उसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ठीक है ना। और जब ये कॉल होगा तो हमने यहाँ पे बता दिया है कि रोल नंबर में 0 सेट कर दे, नेम के अंदर ब्लैंक सेट कर दे, और परसेंटेज के अंदर 0.0 सेट कर दे। इसके अलावा मान लो अब ये कब कॉल होगा, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब हम सिंपल ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किया था कि स्टूडेंट एस लिखा, तो एस के साथ में मैंने कोई वैल्यू पास नहीं करी है, तो इट मींस इट विल कॉल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सुन रहे हो? ठीक है। और अगर मैं ऑब्जेक्ट के साथ, जब ऑब्जेक्ट बना रहा हूं उसके साथ में अगर मैंने कोई वैल्यूज पास करी है तो ये कॉल करेगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कौन सा वाला कॉल होगा, जितने आप वैल्यूज पास करोगे वो वाला कॉल होगा। ये चीज हमने फंक्शन में भी डिस्कस करी थी कि फंक्शन अलग अलग पैरामीटर के अकॉर्डिंग अलग अलग फंक्शन कॉल होते हैं। नाम उनका भले सेम हो लेकिन उनके पैरामीटर के अकॉर्डिंग वो कॉल होंगे। तो उसी तरह से हमारा जैसे एक पैरामीटर, 3 पैरामीटर वाला एक कंस्ट्रक्टर हमने बनाया ये वाला, उसी तरह से हम 2 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूं स्टूडेंट, और यहाँ पे लिख दिया मैंने इंट RNO। ठीक है ना। इंट R यहाँ पास कर दिया, और केयर स्टार SN, ये 2 वैल्यू ही पास करवाई मैंने। ठीक है ना। समझना डिफरेंस कि पैरामीटर, ये कंस्ट्रक्टर अलग अलग कैसे, ये भी एक पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है। ठीक है ना। ये भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ठीक है। लेकिन ये 2 पैरामीटर वाला, जैसे हम फंक्शन बनाते हैं अलग अलग पैरामीटर के, एक फंक्शन में 2 वैल्यू पास करते हैं, किसी में 3 कराते हैं, किसी में कुछ नहीं कराते, किसी में 4 कराते हैं। तो यही बात है कि हम कंस्ट्रक्टर भी सेम ने, अब कंस्ट्रक्टर बनेगा तो मेरे को आपको पता है कि मैंने बताया कि जो नाम होगा वो हमेशा क्लास के इक्वल होगा। तो इस कंस्ट्रक्टर का नाम भी स्टूडेंट है और इसका भी स्टूडेंट है। ठीक है ना। और ये बात भी मैंने बताई थी कि कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन है, यानी कि एक विशेष तरह का फंक्शन है जो कब कॉल होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होता है तब कॉल होता है। तो सेम नेम से फंक्शन है। ठीक है ना। अब ये वाला कॉल होगा या ये वाला कॉल होगा, ये किसके
किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ पैरामीटर के ऊपर। अगर हम 2 पैरामीटर पास करेंगे तो ये कॉल होगा, और 3 पैरामीटर पास करेंगे तो ये कॉल होगा। तो इसमें मैं सेट कर देता हूं कि मान लो RNO में आपने वैल्यू सेट करी R, जैसे हमने उसमें करी थी वैसे ही, और strcpy, ठीक है ना। ये चीज मैंने बताई थी पहले कि आप स्ट्रिंग में डायरेक्ट इक्वल टू ऑपरेटर से वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि strcpy फंक्शन काम में लेना पड़ेगा string.h हेडर फाइल का। वो क्या करता है कि ये डेस्टिनेशन स्ट्रिंग है जहां पर वैल्यू आपको डालनी है, और ये सोर्स यानी कि जहां से वैल्यू आपको डालनी है। तो मेरे को ट्रिपल ए डालना है, किसमें डालना है, एस नेम में डालना है। इस तरह से वैल्यू डलेगी, ठीक है ना। स्ट्रिंग में हम डायरेक्ट इक्वल टू साइन से जैसे इसमें असाइन कर रहे हैं, वैसे हम एस नेम इक्वल टू ट्रिपल ए नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात? ठीक है। और परसेंटेज को मैं कांस्टेंट वैल्यू दे देता हूं, ठीक है। और नहीं भी दोगे ये कोई बात नहीं, अगर नहीं भी दोगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि जब ये कॉल होगा तो अगर परसेंटेज में आपने वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करी तो इसमें गार्बेज वैल्यू रहेगी। कल मैंने आपको बताई थी कि गार्बेज वैल्यू कैसी होती है, ठीक है। तो परसेंटेज को चाहे तो आप कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन कर दो, या तो कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन कर दो, या फिर आप इसको ब्लैंक छोड़ दो। ब्लैंक छोड़ दोगे, ठीक है ना, इसमें इनिशियलाइज नहीं करोगे वैल्यू, तो ये गार्बेज वैल्यू स्टोर कर लेगा। और अगर आपने डाली है तो जो वैल्यू डाली है वो गलत, क्योंकि देखो यहाँ से 2 वैल्यू आ रही है, 2 वैल्यू ही अगर आ रही है तो 2 वैल्यू ही असाइन की जा सकती है, ठीक है ना। तीसरी वैल्यू हम असाइन कर ही नहीं सकते क्योंकि तीसरी वैल्यू आ ही नहीं रही है। तो उस केस में या तो आपको कांस्टेंट वैल्यू डालनी पड़ेगी या इसको इनिशियलाइज छोड़ना पड़ेगा। छोड़ोगे तो गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाएगी, और जो अगर इनिशियलाइज करोगे तो जो वैल्यू आप डाल रहे हो वो उसके अंदर सेट हो जाएगी, ठीक है। अब ये वाला, जैसे मैंने अभी एक तो ये बताया था आपको कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है, और ये वाला कैसे कॉल होता है, ठीक है ना। अब हम तीनों तरह के कंस्ट्रक्टर को कॉल करा के देखते हैं, ठीक है ना। तो ये मान लो S3 कर देता हूं मैं इसको, ठीक है। S कराया, S2 के अंदर मैंने 2 वैल्यू पास कराई, ठीक है ना, कि 208 कोमा और एक नेम पास कराया मैंने, मान लो मोहन, ठीक है। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया हमने, ये वाला जो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है, तो मैंने बताया था कि कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब आप ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हो। अब कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, वो ऑब्जेक्ट की टाइप पे डिफाइन करेगा। कि आपने अगर सिंपल ऑब्जेक्ट बनाया है, केवल ऐसे लिखा है, तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। अगर आपने ऑब्जेक्ट के साथ में 2 वैल्यू पास करी थी, ये दो दो पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। अगर आपने ऑब्जेक्ट के साथ में 3 वैल्यू पास करी है तो ये 3 पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। अंडरस्टूड? हाँ सर। ठीक है। अब देखो, एस को एस डिक्लेयर किया, S2 डिक्लेयर किया और S3 डिक्लेयर किया, ठीक है ना। अब इन तीनों को जब मैं कॉल करवाता हूं, S2 डॉट आउट एस टी यू करा रखा है, मैं S3 डॉट आउट एस टी यू कॉल कराता हूं ना। तीनों फंक्शन के आउटपुट फंक्शन को कॉल करा, यानी कि डिस्प्ले कराई उनकी वैल्यू। तो क्या डिस्प्ले होगी देखते हैं अपन। ठीक है, देखो फर्स्ट वाला डिफॉल्ट था उसमें मैंने 0 ब्लैंक और 0 सेट कराया था। सेकंड वाले में अभी जो अपन ने 2 पैरामीटर वाला बनाया उसमें क्या किया था, 200 पास करवाए थे और ट्रिपल ए पास करवाया था, तो ये सेट हुआ था, ठीक है। और थर्ड वाले में 101, इसमें अपन ने एक गलती करी है कि इसमें जो पैरामीटर आ रहा था सेकंड डबल पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर में, इसमें अपन ने एस नेम के अंदर एस एन सेट कराना है, क्योंकि नेम तो बाहर से आ रहा है तो इसको अपन डिफॉल्ट वैल्यू नहीं देंगे, तो यहाँ से अपन एस एन डाल देते हैं, ठीक है। कंट्रोल F9 किया तो देखो फर्स्ट वाला कंस्ट्रक्टर जो सिंपल ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया उसमें क्या हो रहा है, 0 ब्लैंक और 0 सेट हो रहा है, ठीक है। और सेकंड वाले में क्या हो रहा है कि अभी जो अपन ने बनाया 2 पैरामीटर वाला 200 और मोहन हम पास कर रहे हैं, और परसेंटेज जो है हम डिफॉल्ट 0 सेट कर रहे हैं, ठीक है। तीसरे अपन 101 और गीता पास कर रहे हैं और 55.54 पास कर रहे हैं। तो इस तरह से हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स में या वेरिएबल्स में हम वैल्यूज को सेट करवाते हैं। दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर्स। समझ में आ गई बात? ठीक है ना। तो आप जब जब हाँ सर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा तो क्या होगा
कि अपन ने सिंपल ऑब्जेक्ट बनाया है तो क्या होगा, रोल नंबर 0 सेट कर रहा है, एस नेम में ब्लैंक सेट कर रहा है और इसमें 0.0 सेट कर रहा है। ठीक है, जब 2 पैरामीटर वाला कॉल होगा तो हमने जो पास कराएंगे वो यहाँ आएगा। तो हमने पास कराया था 200, तो आर में 200 आया था और एस नेम में, एस एन में क्या आया था, मोहन। तो आर की वैल्यू आर एन में सेट होगी, तो आर एन में क्या सेट हो गया, 200 सेट हो गया। और एस एन में मोहन आया तो वो किसमें सेट हो गया, एस नेम में। ठीक है, और परसेंटेज में 0.0। इसको अगर अपन ड्राफ्टिंग से समझे, एस में ये होता है और एस टू में क्या पाया, पास किया था अपन ने 200 पास किया था। ठीक है ना, तो 200 आ गया। और यहाँ पे पास किया था अपन ने गीता, सॉरी मोहन, तो मोहन यहाँ आ गया। तो यहाँ पे क्या था, हमने फिक्स वैल्यू सेट कराई थी 0.0, तो 0.0 यहाँ सेट हो गया। अब समझना, ठीक है ना। S3 बनाता हूं मैं ऑब्जेक्ट, और S3 में अपन ने क्या है, 101 पास करवाया, गीता पास करवाया। ठीक है, और यहाँ पर 55.54 पास कराया, तो 55.54। ठीक है, तो जैसे हम वैल्यू सेट करवा रहे हैं, ठीक है ना, हमने यहाँ पे देखो डिफॉल्ट में ये करवाया। तो डिफॉल्ट वाला जब कॉल कब होगा, जब अपन सिंपल ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमने सिंपल ऑब्जेक्ट बनाया एस नाम से, तो एस नाम से जब ऑब्जेक्ट बनाया तो तीनों एस नाम से ये ऑब्जेक्ट बना। अब इसमें वैल्यू क्या जाएगी, जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में सेट की है वो जाएगी। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हमने क्या सेट करी थी, कि हमने क्या था, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर की आरएनओ की वैल्यू 0 रहे, एस नेम की वैल्यू ब्लैंक रहे और परसेंटेज की वैल्यू भी 0 रहे, तो वो वैल्यू आपकी एस वाले में सेट हो जाएगी। फिर S2 कॉल किया, तो S2 के साथ में कितने पैरामीटर पास करें, जितने पैरामीटर पास कराए हैं वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो S2 के अंदर मान लो 200 और मोहन, 2 वैल्यू पास करवाई, तो 2 वैल्यू वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, 2 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। 2 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर में आपने क्या कर रखा है, जो आर में वैल्यू आपने पास करवाई वो आर एन ओ में सेट हो जाए, और जो एस एन में पास कराई वो एस नेम में सेट हो जाए। परसेंटेज की वैल्यू फिक्स 0.0 सेट कर दे। तो आर में अपन ने पास कराया था 200, एस नेम में पास कराया था मोहन, तो आर की वैल्यू सेट हुई आर एन ओ में तो 200 हो गई। तो वही हो गया कि यहाँ आर एन ओ की वैल्यू में क्या हो गया, 200 सेट हो गया। फिर यहाँ पर जो एस नेम है उसमें क्या सेट हो गया, जो एस एन में पास कराए मोहन, तो वो यहाँ सेट हो गया, ये फिक्स 0.0 सेट हो गया। S2 का ऐसे हो गया। फिर S3 में क्या था, कि S3 में अपन ने 3 वैल्यू पास कराई थी S3 ऑब्जेक्ट के साथ में। तो ये 3 पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, क्या भेजेगा, फर्स्ट वाले पैरामीटर में 101, दूसरे वाले पैरामीटर में गीता, तीसरे वाले पैरामीटर में 55.55। तो ये जब भेजेगा तो कॉपी किसमें होगा, इसमें R में 101 आ जाएगा, SN में गीता आ जाएगा और P में 55.55 आ जाएगा। तो फिर RNO में वैल्यू सेट हो रही है R की, तो RNO में चली जाएगी 101, एसने में चली जाएगी गीता और परसेंटेज में चलाएगी 55.55। ठीक है ना, तो वही चीज यहाँ हो रही है कि आरएनओ में गई, आरएनओ में गया 101, फिर गीता और फिर 55.55। ठीक है, तो इस तरह से आपकी वैल्यूज सेट होती है कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है ना, अब देखो इसमें अपन ने कोई एक्सटर्नल फंक्शन कॉल नहीं कराया था। मेन चीज यही है कि विदाउट कॉलिंग एनी एक्सटर्नल फंक्शन, हमने इनएसटीयू को कॉल नहीं कराया वैल्यू को सेट करने के लिए, हमने कंस्ट्रक्टर से वैल्यूज को सेट कर दी है। तो ये यूज है आपके कंस्ट्रक्टर का। समझ में आ गई ये बात? हाँ सर। ठीक है, अब देखो एक चीज और होती है इसमें, ठीक है ना, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, और एक कंस्ट्रक्टर होता है दैट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। समझना उसको कैसे, कि स्टूडेंट मैंने लिखा, ठीक है ना, यहां पर अब मेरे को क्या करना है, मेरे को यहां पर अब कॉपी कंस्ट्रक्टर काम कब आता है, कि मान लो मैं ऐसा करूं कि एस ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट बनाया और उसके बाद में मैंने वापस से एक और ऑब्जेक्ट बनाया कि स्टूडेंट, ठीक है, और स्टूडेंट बनाया मैंने, मान लो किस नाम से, एसटीयू नाम से बनाया, और इसके अंदर मैं अगर एस की वैल्यू डालूं, एस मैंने बना चुका हूं मैं, या S2 की वैल्यू डालो, फॉर एग्जांपल S2 की वैल्यू डालू मैं S4 के अंदर, S4 बना देता हूं मैं इसको, आपको अच्छे से समझ में आएगा। चौथा ऑब्जेक्ट बनाया S4, लेकिन इसमें मेरे को ना तो डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी, ना पैरामीटर से वैल्यू सेट करनी, मेरे को इसमें किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू को कॉपी करना है।
तो अगर मैं S2 S4 के अंदर S3 S2 या S की वैल्यू S1 की वैल्यू सेट करवाना चाहूं, ठीक है ना, S1 की वैल्यू सेट करवाना चाहूं, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, एक भाई आप किसी एक वेरिएबल के अंदर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू अगर डालना चाहते हो, ठीक है ना, तो वो कैसे पॉसिबल है, आप क्या करोगे, मान लो आपने इंट किया इंट a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 20, ठीक है ना, अब b की वैल्यू c में डालनी, तो आप क्या करोगे, इंट c इक्वल टू b, ऐसे लिखोगे ना। हेलो, सर सुन रहे हो? सर हाँ, तो देखो ये है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब क्या है, ये चीज यहाँ पॉसिबल नहीं है कि हम डायरेक्ट हम वेरिएबल की वैल्यू को वेरिएबल में डाल सके। क्यों? क्योंकि देखो, अगर ये सिंगल वेरिएबल होता, अगर ये सिंगल वेरिएबल होगा, सिंगल वैल्यू को होल्ड करने की कैपेसिटी वाला वेरिएबल होता, तो ये चीज पॉसिबल थी। लेकिन क्या है, S4 जो है ये स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट में क्या होता है, मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं। अगर मल्टीपल वेरिएबल्स हैं तो उस केस में हम केवल S2 को डायरेक्ट इसमें नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? कि वैल्यूज एज इट इज कॉपी नहीं होती है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसको अभी एग्जीक्यूट करवाऊं तो ये एरर देगा। क्या दे रहा है, देखो ध्यान से पढ़ना, डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली। एक तो ये जो अपन ने बनाया है, इसको मैं एक बार मिटा देता हूं, फिर मैं बताता हूं इसको वापस, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, अब मैंने इसको इसमें कॉपी तो कर दिया S4 के अंदर, ठीक है, और S4 को आउट STU कराऊं मैं, तो क्या आता है देखो, है ना, कंट्रोल F9 करता हूं, ओके। ये होता है आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना। इसके ये डिफॉल्ट कॉल कर रहा है हाल फिलहाल, क्योंकि ये फैसिलिटी जो है इसको बनाने के लिए जो चीज होती है, जैसे अभी ये जो हम जो पढ़ रहे हैं इसमें तो ये फैसिलिटी आ गई है, लेकिन इसका जो टर्बो पुराना वर्जन था उसमें आपको इसके लिए, इस स्टेटमेंट के लिए आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता था, ठीक है ना। ठीक है, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाने का तरीका क्या है वो समझ लो, क्योंकि ये चीज आपके इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, तो कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो उस समय हम लिखते हैं स्टूडेंट और फंक्शन साइन, ठीक है ना। अब क्योंकि कॉपी होगी किसकी, किसी और एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी होगी, कॉपी होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब हम ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं तो उसी तरह का डेटा टाइप हमें बनाना होता है। तो स्टूडेंट एस नाम से मैंने ऑब्जेक्ट को STU नाम से एक्सेप्ट करता हूँ। तो क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट मैं पास करूंगा उसकी कॉपी STU में आएगी, और STU की कॉपी मेरे को क्या करनी है, इसमें सेट करनी है। तो मैं क्या करूंगा कि RNO इक्वल्स टू STU डॉट RNO, ठीक है, strcpy s name कोमा STU डॉट s name, ठीक है, और क्या है PR इक्वल टू STU डॉट PR, ठीक है ना। तो देखो कैसे कॉल होगा ये, इसको अपन बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कैसे कॉल होगा, STU पास होगा स्टूडेंट, तो ये कॉल कब होता, इसको कॉल कौन करेगा, जब हम ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं S4 इक्वल टू S2, तो S4 कॉल करेगा कॉपी कंस्ट्रक्टर। किस किस हिसाब से पता पड़ा कि आपने इक्वल टू साइन लगाया है, तो क्या कर रहा है, S2 की कॉपी S4 में कॉपी कर रहा है, ये S2 की वैल्यू S4 में कॉपी कर रहा है, तो इस कारण से ये कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। ये जब कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा तो क्या होगा, S4 तो है कॉल करने वाला और S2 है उसकी वैल्यू भेजने वाला। तो S2 की वैल्यू किस में आएगी, S2 में आएगी, सॉरी STU में आएगी, S2 की वैल्यू STU में आएगी।
STU में आएगी तो S2 की वैल्यू STU में आई, तो STU का जो RNO है वो अपन RNO में डाल रहे हैं। किसके RNO में डाल रहे हैं? S4 के RNO में डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो वैल्यूज क्या होगी, इस तरह से कॉपी हो जाएगी, ठीक है, ठीक है ना। तो ये S4 बना, ठीक है ना। तो इसमें S2 की कॉपी कॉल होगी, क्यों होगी? क्योंकि हमने S4 के अंदर S2 डाला है, तो S2 की वैल्यू गई पहले STU में, किसमें जाएगी? STU में, और STU से होते हुए फिर किसमें आएगी? S4 में। तो STU जो है हमारा यहाँ पर ये कैरियर ऑब्जेक्ट है। कैरियर ऑब्जेक्ट का मतलब है ले जाने वाला, वैल्यू को ले जाने वाला। तो S2 की वैल्यू को STU में लाएंगे, तो उनकी तीनों वैल्यू किसमें आ जाएगी? STU में आ जाएगी। फिर STU से अपन RNO को इसमें कॉपी कर लेंगे, नेम को इसमें कॉपी कर लेंगे और परसेंटेज को इसमें कॉपी कर लेंगे। तो S4 के अंदर S2 की वैल्यू STU के थ्रू होके सेट हो जाएगी। इस तरह से वैल्यू 200 की जगह 200, मोहन की जगह मोहन, और ये चारों ऑब्जेक्ट अलग अलग हो गए, और चारों को मैंने एग्जीक्यूट करके बता दिया आपको कि वैल्यू इस तरह से शो होती है। ठीक है, यहाँ पर मैं एम्परसेंड साइन लगा देता हूँ पास बाय रेफरेंस के लिए, ठीक है। ये साइन जो लगता है एम्परसेंड साइन, दिस इज कॉल्ड पास बाय रेफरेंस, ठीक है ना। ये अपन ने फंक्शन में पढ़ा था पहले, आगे वापस पढ़ेंगे अपन जब फंक्शन को थोड़ा और डीप में डिस्कस करेंगे तब। ये जो होता है पास बाय रेफरेंस, पास बाय रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि STU और S2 दोनों एक ही ब्लॉक को रिप्रेजेंट करेंगे। S2 की वैल्यू STU में जा तो रही है, लेकिन ये दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करते होते हैं। इतना ही ध्यान रखना आपको हाल फिलहाल, बाद में अपन को इसको अलग से और डिस्कस कर लेंगे, पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस क्या होता है, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, समझ में आ गया कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? इसको मैं बता देता हूँ थोड़ा आपको। ठीक है, चारों कैसे कब कौन कॉल हो रहा है वो मैंने बता दिया, कॉल कॉपी कंस्ट्रक्टर। ओके, समझ में आ गई बात? हाँ ठीक है, अब उसी तरह से क्या होता है, जैसे कंस्ट्रक्टर होता है वैसे होता है डिस्ट्रक्टर। अब डिस्ट्रक्टर क्या होता है कि आपके ऑब्जेक्ट्स जो आपने डिक्लेयर किए हैं वो जो मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं, अगर आपको उनकी मेमोरी रिलीज करनी है, इन दैट केस हाउ इट विल रिलीज दैट मेमोरी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्टर बनाने का तरीका क्या है, वही होगा कि इसका नाम भी, ये भी एक स्पेशल तरह का फंक्शन है, इसका नाम क्लास के इक्वल होगा, ठीक है। जैसा नाम का जिस नाम से क्लास बनाई उसी नाम से डिस्ट्रक्टर बनाए, स्टूडेंट, ठीक है। और मेन चीज ये है कि इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं होता है, नहीं कोई वैल्यू रिटर्न करता है। बस आइडेंटिफाई कैसे होगा, अभी ये अगर मैं बात करूं तो अभी ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है, डिस्ट्रक्टर है, और कंस्ट्रक्टर है तो कौन सा कंस्ट्रक्टर है बताओ? कंस्ट्रक्टर। अभी ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की तरह दिख रहा है आपको, ठीक है ना। अगर इसको मेरे को
अगर मेरे को डिस्ट्रक्टर बनाना है तो यही रहेगा, केवल क्या होगा, इसके आगे टिल्ड साइन लग जाएगा, ऐसा साइन। तो ये टिल्ड साइन लगता है, इन दैट केस इट विल बिकम डिस्ट्रक्टर। अब इसमें ना तो कोई वैल्यू रिटर्न करता है ना कोई वैल्यू पास होती है, ये ध्यान रखना, डिस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टीज है ये, ठीक है ना। इट विल बी प्रीफिक्स्ड या फॉलोड बाय टिल्ड साइन, इट विल नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, इट विल नॉट एक्सेप्ट एनी पैरामीटर्स, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको जो भी करना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। और ये क्या करता है, मेमोरी को डीलोकेट करने के लिए, ठीक है ना। जो ऑब्जेक्ट आपने बनाए हैं मेमोरी के अंदर, जो ऑब्जेक्ट आपने कंस्ट्रक्ट किए हैं, उन ऑब्जेक्ट को वापस फ्री करने के लिए, उन ऑब्जेक्ट को मेमोरी से हटाने के लिए काम में आता है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, क्योंकि उसके लिए हमें वापस से वैल्यूज को सेट करने की जरूरत नहीं है। ये कॉल करेगा और ऑटोमेटिकली आपको रिलीज कर देगा। लेकिन ये कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिंपल स्टेटमेंट लगाते हैं, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है ना। तो एक सिंपल सा स्टेटमेंट लगाया, बाकी तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है नहीं हुआ है। लेकिन कॉल कब होता है, जब इसका, अब ये कॉल कब होता है, मेन चीज ये है कि डिस्ट्रक्टर कॉल कब होगा, जब इसका स्कोप खत्म होगा। स्कोप खत्म कब होगा, जब आपने ये वॉइड मेन के अंदर आपने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए, जब इन ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म होगा तब आपका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। स्कोप खत्म कहां हो रहा है, यहां हो रहा है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि पहले हम आउटपुट देख लेंगे, आउटपुट देखने के बाद अपन वापस से गेट सी एच आ गया तो एंटर करते ही वापस अपन प्रोग्राम में आ जाएंगे। लेकिन जब वापस आप अल्टर F5 से आउटपुट देखोगे तो बाद में आपको वो चीज दिखाई देगी, ठीक है ना। तो देखते हैं इसको, F2 किया, कंट्रोल F9 से एग्जीक्यूट किया, तो देखो अभी क्या हो रहा है, अभी हमारा सिंपल आउटपुट आ रहा है जो हमने पहले किया था वही। अब मैं करता हूं एंटर, तो अपन प्रोग्राम से बाहर आ गए। अब मैं इसको करता हूं अल्टर F5। समझ में आई बात, हेलो हेलो, हाँ सर। ठीक है ना। देखो क्या किया था मैंने, कंट्रोल F9 से एग्जीक्यूट किया, तो इसने S1 S2 S3 S4 चारों का आउटपुट बता दिया। फिर अपन ने गेट सीएच लगाया, तो गेट सीएच अभी एक की एंट्री मांग रहा है। तो जैसे मैं गेट सीएच पे एंटर करूंगा तो गेट सीएच के बाद क्या हो रहा है, ये स्कोप खत्म हो रहा है, किनका, इन चारों का स्कोप खत्म हो रहा है। तो चारों कंस्ट्रक्टर जो अपन ने चारों जो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए, इनका स्कोप यहाँ पे खत्म हो रहा है, यानी कि यहाँ पे इनकी लिमिट खत्म हो रही है। तो ये किसको कॉल करेंगे, अपने अपने डिस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। तो सबका डिस्ट्रक्टर एक कॉमन ही है, लेकिन कॉल कितनी बार होगा, 4 बार, क्योंकि ऑब्जेक्ट कितने बनाए हैं, 4 बनाए हैं इसीलिए। तो S1 एक बार S1 कॉल करेगा, एक बार S2 कॉल करेगा, एक बार S3 कॉल करेगा, एक बार S4 कॉल करेगा। डिस्ट्रक्टर हमेशा एक ही बनते हैं, मल्टीपल नहीं बनते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। डिस्ट्रक्टर एक ही बनेगा, ठीक है ना। तो वो क्या कर रहा है, वो उनकी मेमोरी को रिलीज कर रहा है, ठीक है ना। तो S1 ने कॉल किया, S2 तो प्रिंट हुआ डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है ना। फिर S2 ने कॉल किया तो डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, S3 ने कॉल किया डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, S4 ने कॉल किया तो डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। तो 4 बार डिस्ट्रक्टर आएगा। तो जब मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं तब तक गेट सीएच तक तो क्या हो रहा है, आउटपुट ही शो हो रहा है। जैसे गेट सीएच में एंट्री करूंगा, मैं की एंटर करूंगा तो इनका स्कोप खत्म होगा, तो ये डिस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। तो डिस्ट्रक्टर को कॉल करने के बाद हमारा तो यहाँ पे आउटपुट खत्म हो रहा है, तो हमारा वापस हम कोड में आ जाएंगे। लेकिन जब हम अल्टर F5 से वापस आउटपुट देखेंगे तो पीछे हमारा डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ मिलेगा। कंट्रोल F9 से ये अपना सिंपल आउटपुट आ रहा है चारों ऑब्जेक्ट का। अब ये गेट सीएच के बाद में इनका स्कोप खत्म हो रहा है, तो मैंने एंट्री की, तो अपन वापस कोड में आ गए। अब मैं अल्टर F5 से इनका आउटपुट देखता हूं, तो देखो 4 बार डिस्ट्रक्टर कॉल किया हुआ, ठीक है, समझ में आया है। हेलो हेलो, ठीक है। तो ये होते हैं कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम अपन को प्रैक्टिकल फाइल में उतारना है, और जो मैंने आपको ग्रुप में भेज रखे हैं वो सारे प्रोग्राम्स C++ वाले और डेटा स्ट्रक्चर वाले अलग अलग प्रैक्टिकल फाइल में नोट करने हैं आपको, ठीक है ना। एंड करें क्लास को। हाँ
हाँ सर। ओके, गुड बाय।